हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए जी, हम आज से शुरू करने जा रहे हैं अपना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यूनिट। आपका एनटीए नेट का जो यूनिट नंबर 7 है पेपर 2 का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आज से हम लोग वो शुरू करेंगे और आज आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे। इससे पहले हम लोग अकाउंट्स का शुरू कर चुके हैं, उसमें मान लीजिए आपका लगभग ये 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा बची कुछ जो अपने पास ऑडिटिंग का पार्ट है वो रह गया और थोड़ा सा कॉस्ट मैनेजमेंट का या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थोड़ा सा रह गया है। तो मैक्सिमम वो 1 या 2 चैप्टर थे, उससे फालतू है नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इस यूनिट में बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग कैसे फंक्शंस करते हैं, बैंक्स क्या है, किस तरह के बैंक्स है, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फॉरेन बैंक्स, क्या क्या बैंक्स हैं, कौन कौन से बैंक्स हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या रोल्स हैं, ये सब कुछ हम लोग इस बैंकिंग में देखने वाले हैं। उसके अलावा अगर बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं, इनके रोल क्या है, इनके अंदर इंस्टीट्यूशंस में ये कैसे कैसे काम करते हैं इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, ट्रेजरी बिल क्या है, इस तरह के बहुत सारे वाइडर कंसेप्ट है ये। तो हम लोग इन दोनों को सेपरेट लेके चलेंगे, लेकिन लिंकअप में चलेंगे। तो मैं आपको जरूर लिंक कराता हुआ चलूंगा कि ये चीज इससे लिंक हो रही है, तो हमें ऐसे ऐसे काम करना है। चलिए, तो आपका जो ये लेक्चर है, ये है आज का फर्स्ट लेक्चर। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जानेंगे कि बैंक है क्या, बैंक फंक्शन कैसे करता है, कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत उसके लिए उसके बस ओवरव्यू लेना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पे जरूर क्लिक करना। और हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पर कॉन्सेप्चुअल स्टडी, उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरह का लोगो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर इस नेम से कोई और चैनल है तो आप प्लीज उसे ज्वाइन ना करिएगा। ओके, अभी हम फर्स्ट पहले करने वाले हैं एक बार थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस। देखिए सिलेबस में है क्या, पहले आएगा ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सिर्फ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करी है। देखो ऑलमोस्ट मतलब यूं कह लो कि 19-20 का फर्क है, लेकिन बाहर वालों से और हमारे वालों से थोड़ा सा ही फर्क है, बट हमने पढ़ना मेनली इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। ठीक है, ओके, तो हम लोग इसे करेंगे सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ओवरव्यू लेना है और जब आप चीजें डिटेल में पढ़ लेंगे तो उसके बाद ओवरव्यू लेने में तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है ना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ये सारी चीजें। तो टाइप्स ऑफ बैंक्स, सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा बैंकिंग है क्या, बैंक है क्या, टाइप्स ऑफ बैंक, कैसे कैसे बैंक्स हैं और उसमें उनके रोल्स क्या क्या हैं। दूसरा करने वाले हैं हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई या सेंट्रल बैंक जिसे हम कहते हैं, उसके फंक्शंस क्या है, उसके रोल्स क्या हैं, उसमें कौन सी कमेटी आती है, कैसे कैसे आई, इसकी हिस्ट्री जानेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, बेसल कह रहा हूं, बैंकिंग के ओम्बड्समैन क्या है, तो वो हम लोग देखेंगे। फिर थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड चैप्टर में हमारे पास आएगा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। रिफॉर्म्स कैसे कैसे होते हैं, इवोल्यूशन अगर हम देखें तो कैसा कैसा होता आया है। तो उसमें सबसे मेन जो आता है वो आता है बेसल नॉर्म्स का पार्ट, जिसमें बेसल 1, 2 एंड 3 पढ़ने वाले हैं। एनपीए मैनेजमेंट क्या है वो देखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट क्या है वो देखेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग छोड़ते हुए चलेंगे और आगे तक जाके यहां पहुंचेंगे। ये होगा अपना चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 होगा हमारे पास ये वाला। एक सेकेंड, चैप्टर नंबर 4 होगा ये वाला, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। हमारे पास जो सेक्टर्स हैं, जैसे आप कहेंगे अनबैंक एरिया है, जैसे गांव वाले एरिया, वहां बैंक्स नहीं है, तो उन तक पहुंचाने के लिए, उन तक बैंक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, आरबीआई क्या काम कर रही है और किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस आए हैं, बैंक्स को दिए गए हैं और इंक्लूजन कैसे उस तक पहुंचाए जा रहे हैं, उन सब की हम बात करेंगे। उसके बाद होगा 5th चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे डिजिटलाइजेशन की। अगर आप देखें तो लास्ट नोटबंदी हुई थी, है ना, डिमोनेटाइज हुआ, तो डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ था कि सब कुछ डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ने लग गया। तो गवर्नमेंट ने क्या काम किया या आरबीआई ने डिजिटलाइजेशन करने के लिए क्या क्या काम किया, कौन कौन सी स्कीम्स लेके, इंटरनेट बैंकिंग क्या होने वाली है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में अगर मान लो यूपीआई क्या है, ठीक है, नेफ्ट क्या है, आरटीजीएस क्या है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद लिंकअप करते हुए चलेंगे अब इंस्टीट्यूशंस की तरफ या मार्केट्स की तरफ। तो 6th चैप्टर होगा हमारे पास मार्केट्स, कौन कौन सी मार्केट्स है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, ओके। एंड उसके बाद 7th चैप्टर में आएगा इंस्टीट्यूशंस, कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं जो
बैंकिंग की सर्विसेज में, या ये कह लो कि मनी के सर्कुलेशन के लिए ये लोग मदद करते हैं, या इन लोगों का योगदान होता है, इन सेक्टर्स का, इन इंस्टीट्यूशंस का योगदान होता है। और उसके बाद 8th चैप्टर होगा हमारे पास रेगुलेटर्स, कि इन सभी चीजों के ऊपर रेगुलेटर्स कौन कौन है, जैसे सेबी की बात करेंगे, आरबीआई की बात करेंगे, पीएफआरडीए की बात करेंगे, आईआरडीए की बात करेंगे, तो अलग अलग चीजें होंगी। और सबसे लास्ट में जो बचा कुचा है ये क्या, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस सेपरेट है चैप्टर, इंश्योरेंस बिल्कुल ही अलग चैप्टर निकल जाएगा, तो इसके बारे में बात करेंगे सबसे लास्ट में। और फिर उसके बाद जो ये ओवरव्यू है, एक बार ओवरव्यू भी ले लेंगे। ठीक है जी, तो ये है अपना यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कुछ सिलेबस, जो कि दिखने में थोड़ा सा छोटा है लेकिन थोड़ा सा बड़ा भी है, और प्लस में हल्का सा चीजें समझने वाली है, क्योंकि सारे की सारी चीजें प्रैक्टिकल वाली हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग। अच्छा, जनरली अगर बताएं तो बैंकिंग है क्या, बैंक्स क्या है, पहले जानते हैं कि बैंक्स क्या है। बैंक्स क्या है, मान लो कुछ एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एसबीआई। क्या लिखा है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको जनरली हर जगह देखने को मिल जाएगा ये। सबसे पहले अगर किसी से आप पूछो कि आपका बैंक कौन सा है, तो आपको ये मिलेगा कि 80 to 90% लोगों का बैंक एसबीआई है, मतलब उन्होंने उसमें खाता खुलवाया हुआ है। या अगर सबसे पहले भी किसी के माइंड में बैंक का नाम लेते ही सबसे पहले एसबीआई ही आता है, बैंक का आप नाम लो, उस बंदे के माइंड में, उस पर्सन के माइंड में सबसे पहले एसबीआई का नाम जोड़ दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है और बड़ा फेमस बैंक है, बहुत पुराना बैंक है। इसकी बड़ी अच्छी कहानी है, इसकी कहानी भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी देखो कि एसबीआई एक्चुअल में है क्या, यह बैंक क्या है। एसबीआई बैंक लिख देता हूं मैं एक बार। ठीक है, तो एसबीआई या जो बैंक है वो है क्या। सर, हमारी सोसाइटी में ना 3 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह के लोग कौन कौन से, या 3 तरह के सेक्टर कौन कौन से। एक तो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन सा होता है? एक तो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। ओके, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो सबसे ज्यादा, ये कह लो, उसको पैसों की नीड होती है, क्योंकि उसके पास उसका जो बेचारे का, हमारे देश में तो किसान बेचारा ही है, ऐसा ही है ना, क्योंकि उसको स्कीम्स प्रोवाइड कराई जा रही है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा लूटा जा रहा है। तो एग्रीकल्चर वालों के पास तो जो फसलें हैं उनको उस चीज का पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा, यही कह लो, उस चीज के लिए उसको पैसा नहीं मिल रहा पूरा, तो इन्हें पैसों की जरूरत है। इन्हें इंडस्ट्रीज लगानी है, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए भी पैसे की नीड है। सर्विस वाले सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। आप किसी होटल में चल जाइए, तो होटल में जो वो छोटू होगा या भी कोई भी वेटर है, उसकी सैलरी हो गई, या और भी तरह की सर्विसेज, जैसे आईटी सेक्टर लगा लीजिए। वर्ल्ड में इंडिया जो है वो, इंडिया का जो बेंगलोर है वो आईटी सेक्टर में वर्ल्ड फेमस है, तो यहाँ की लेबर सस्ती पड़ती है। तो सर्विसेज आप कैसे दे रहे हैं, तो उनके लिए भी उसकी पेमेंट की जरूरत होगी, पैसों की जरूरत होगी। तो जो बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स इन लोगों को पैसा देती हैं। बैंक्स इन तीनों सेक्टर्स को पैसा देती हैं ताकि इन तीनों सेक्टर की डेवलपमेंट हो सके। इतनी चीज क्लियर है? एक बैंक है, एक बिल्डिंग है जहां पे बहुत सारा पैसा पड़ा है, और हमारे जो सेक्टर्स हैं वो 3 तरह के सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, या फिर अगर हम कहें तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ओके, तो बैंक जो है इन तीनों को पैसा देती है ताकि इन तीनों सेक्टर की ग्रोथ हो सके। अगर मान लो कि बैंक सिर्फ इसे पैसा नहीं देती है, सिर्फ इसे पैसा नहीं देते, इन दोनों को पैसा देती है, तो ये उगाएंगे क्या, ये खाएंगे क्या, और ये बेचेंगे क्या, तो दोनों मर गए। ठीक है, अगर मान लो बैंक इसे पैसा नहीं देती और एग्रीकल्चर को दे देती है और सर्विस को दे देती है, एग्रीकल्चर सर्विस को देती है, तो एग्रीकल्चर वाले उगा लेंगे, ये फिनिश गुड में प्रोवाइड करा सकेंगे? नहीं। अच्छा, फिनिश गुड क्या है? फिनिश गुड्स हमने पढ़ा था 11th 12th में कि एक होता है रॉ मटेरियल से फिर बनता है, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, और उसके बाद उसे कन्वर्ट करते हैं इंडस्ट्रीज किसमें? फिनिश्ड गुड्स में। हाँ जी, ऐसा पढ़ा था हमने। तो इंडस्ट्रीज फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे अगर इनके पास पैसा नहीं होगा तो, है ना, तो इसको इंडस्ट्रीज लगाने भी जरूरी है। और अगर मान लो कि इंडस्ट्रीज को दे दिया, एग्रीकल्चर को दे दिया और सर्विस को नहीं दिया, तो एग्रीकल्चर वाले उगा लेंगे, इंडस्ट्री वाले कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन एट द एंड आप तक कस्टमर तक ही सर्विसेज पहुंचाएगा कौन? तो सर्विस सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तीनों सेक्टर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल है सर, तीनों सेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों सेक्टर को देती है बैंक कुछ पैसा कि आप इंडिया की, आप कंट्री की डेवलपमेंट करो। लेकिन
इस बैंक के पास पैसा कहां से आता है? अगर आप ध्यान से सोचो, ये पैसा दे देगी, इस बैंक के पास पैसा कहां से है? गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट क्यों देगी भाई? गवर्नमेंट क्यों देगी? एसबीआई लगा लो या कोई भी बैंक लगा लो, वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए, कमर्शियल बैंक जनरली, तो वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए, तो गवर्नमेंट क्यों देगी? गवर्नमेंट नहीं देती। यहां होता है थोड़ा सा अलग कंसेप्ट। अब होता क्या है, ये है सोसाइटी, ये है सोसाइटी जिसमें रह रहे हैं बहुत सारे लोग। क्या रह रहे हैं? बहुत सारे लोग। अच्छा, इन लोगों के पास ना काफी सारा पैसा पड़ा है, ये बड़े अमीर लोग हैं, ठीक है, जो मुंशी वगैरह लगा लो, ठीक है, बड़े 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 लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा है और इनको इंटरेस्ट के द्वारा पैसा दे के, मतलब देना है इनको और कमाना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ना जाते हैं बैंक के पास, ये बैंक इनके पास जाता है, कहता जी आपके पास जितना पैसा पड़ा है आप हमें अपना पैसा हमें दे दो और हम उसके बदले में आपको देंगे क्या? इंटरेस्ट। क्या देंगे? इंटरेस्ट। ओके। फिर कहते हैं कि ये तो लोग तो थे वो जिनके पास पैसा पड़ा है, पैसा है, ओके। और कुछ ऐसी सोसाइटी भी होगी, कुछ ऐसी सोसाइटी भी होगी जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास पैसा नहीं है और उनको कुछ काम करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, कुछ काम करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, इनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये लोग जाएंगे बैंक के पास, या बैंक कहेगी कि जी ये लो हमसे लो पैसा, और इस पैसे का नाम क्या होगा? लोन। क्या होगा? लोन होगा। और इस लोन के बदले आप हमें दोगे क्या? इंटरेस्ट। क्या दोगे? इंटरेस्ट। तो कुल मिला के बात क्या होगी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्सेस में पैसा पड़ा है, जिनके पास एक्सेस में पैसा पड़ा है, और वो लोग बैंक में जाके एक जगह, एक ऐसी जगह है, एक बैंक है, बैंक नाम रखा गया एक बिल्डिंग का, जिसमें जाके पैसा दे रहे हैं और उस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्लियर? अब बैंक के पास भी पैसा पड़ा क्या करेगा? उसको गवर्नमेंट ने काम दिया है कि आप इन तीनों सेक्टर्स को क्या करोगे? पैसा दोगे, ताकि क्या होगी? कंट्री की डेवलपमेंट हो। ऐसा है। तो कंट्री की डेवलपमेंट कैसे होगी? क्योंकि यही तो लोग हैं जो इन तीनों सेक्टर में, वो कुछ कहीं, कुछ इधर से इस सोसाइटी से कुछ लोग हैं, कुछ इस सोसाइटी से लोग हैं, ऐसा ही है। तो इन तीनों सेक्टर में कुछ लोग हैं। तो अब बात क्या है कि इनके पास एक्सेस में पड़ा है, इन्होंने इनको दे दिया और इसके बदले में ये इनको इंटरेस्ट दे रहे हैं। इनके पास अब पैसा आ गया, तो ये गवर्नमेंट ने इनको कहा था कि डेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, तो सोसाइटी में ये देंगे, जिससे सर्कुलेशन होगा, मनी का सर्कुलेशन होगा, तो ये देंगे एज लोन, और उस लोन के बदले में क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। बैंक क्या लेगी? इंटरेस्ट लेगी। इस बात का ध्यान रखना, यहां पे दिया गया इंटरेस्ट हमेशा कम होगा, इंटरेस्ट हमेशा कम होगा एज कंपैरिजन टू हियर। यहां पे हमेशा इंटरेस्ट जो होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो बैंक है वो फॉर प्रॉफिट मोटिव है, फॉर प्रॉफिट मोटिव। तो प्रॉफिट कमाने के लिए वो इधर से पैसा ज्यादा लेगी, इंटरेस्ट ज्यादा लेगी, और इधर इंटरेस्ट कम देगी, तो जितना पैसा बचा है वो इसका प्रॉफिट बन जाएगा। ऐसा होगा। तो ये होता है एक बैंकिंग स्ट्रक्चर का थोड़ा सा काम। अभी सिर्फ टीजर देखा, सिर्फ टीजर देखा है, अभी ट्रेलर भी नहीं आया, अभी सिर्फ टीजर है, ठीक है। तो कुल मिला के बैंकिंग क्या है कि जी एक बैंकिंग एक ऐसी मशीनरी कह लो कि जहां पे लोग आके पैसा, अपना एक्सेस पैसा जमा करते हैं, उसके बदले में इंटरेस्ट लेते हैं। बैंक उसके बाद जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जिन लोगों को पैसों की जरूरत है, जो नीडी पर्सन है, उस पर्सन को जाके पैसा देती है और उस पर्सन से पैसा देने के बाद उनसे इंटरेस्ट ले लेती है, और इस तरह से बैंक अपना प्रॉफिट कमाती है। और यहां से होता है एक कंट्री का डेवलपमेंट शुरू, जहां पे बैंक जो है वो इन पर्सन्स को पैसा देने के बाद, एग्रीकल्चर वालों को, इंडस्ट्रियल वालों को, सर्विस वालों को पैसा देने के बाद क्या होता है, इन कंट्री में डेवलपमेंट करती है ना। ऐसे ही तो होगा कि इन लोगों को ये नीड है, तो नीड वाले तो एग्रीकल्चर वाले भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल वाले भी हो सकते हैं, सर्विस वाले भी हो सकते हैं, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ये बैंकिंग वाला सिस्टम जो है, ये जो चल रहा है, जो तीन तरह के सेक्टर्स की डेवलपमेंट कराना। तो कुल मिला के बात क्या है, तीनों सेक्टर्स की डेवलपमेंट कराने के लिए इस तरह के बैंकिंग जो सेक्टर्स हैं वो काम करते हैं। ओके, ठीक है जी। अभी बात करते हैं कुछ आपने बैंक सुने होंगे, लाइक आपने सुना है एक तो आरबीआई, सबसे बड़ा बैंक, इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल बैंक भी, मतलब बैंक्स का बाप। क्या है? बैंक्स का बाप, बैंक ऑफ बैंक्स, बैंक ऑफ बैंक्स भी कहते हैं इसे, सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। ओके, कुछ आपने सुने होंगे जैसे एसबीआई हो गया, है ना, पीएनबी है,
उसके अलावा मान लो आपका कोई भी J&K बैंक है, ठीक है, या फिर आपका कोटक महिंद्रा है, कोटक महिंद्रा, HDFC, ठीक है, उसके अलावा ICICI, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं। तो ये क्या बैंक्स हैं सॉरी, ये बैंक्स हैं कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स। और इसके अलावा कुछ बैंक्स और भी सुने होंगे आपने, जैसे एयरटेल बैंक, एयरटेल बैंक है ना, पेटीएम, पेटीएम, या फिर गूगल पे, जी पे जिसे कहते हैं, ठीक है, या फिर इसके अलावा और भी है, फोन पे हो गया, फोन पे है ना। तो ये सारे क्या हैं, ये इन सभी को कहते हैं हम लोग पेमेंट बैंक। क्या कहते हैं, पेमेंट बैंक। तो गवर्नमेंट ने इन पेमेंट बैंक्स को भी शुरुआत करी है, लेकिन इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, इन पेमेंट बैंक्स की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ओके, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है इनमें, कुछ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ये इन बैंक्स की आपको प्लेसमेंट दिख जाएगी, ये फिजिकली प्रेजेंट दिख जाएंगे, ये बैंक भी आपको दिख जाएगा। ये बैंक इन सभी बैंक्स के ऊपर क्या है, बाप है, इनका बाप है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारे के सारे आरबीआई प्रोवाइड कराता है। अब दो तरह के एक्ट्स हैं, एक तो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो लगेंगे किस पे, सभी बैंक्स पे लगेगा। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है ये लगेगा सभी बैंक्स पे। एक है आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट, और आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा। तो दो एक्ट है हमारे पास, एक है आरबीआई एक्ट, एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आरबीआई एक्ट आरबीआई के ऊपर लगेगा और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंक्स के ऊपर लगेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013, तो ये क्या है, ये वाले ये एक्ट है, ये भी इन्हीं के ऊपर लगेगा, ये भी बैंक्स के ऊपर ही लगेगा। तो कुल मिला के बैंक्स के ऊपर कुछ 4, 5, 6, 7 जो है वो एक्ट्स लगते हैं, लेकिन आरबीआई के ऊपर आरबीआई एक्ट लगता है और आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करता है। क्लियर है इतनी चीज? चलिए, उसके बाद अगर कुछ बात करें तो देखो, हमने कहा कि जी एक बैंक है, बैंक क्या है, बैंक जो है वो कुछ पब्लिक से पैसा ले रहा है और कुछ पब्लिक को पैसा दे रहा है। ठीक है, पब्लिक से पैसा ले रहा है, पब्लिक को पैसा दे रहा है। तो जो पब्लिक से पैसा लेता है ना जब, तो इसको ना कुछ रिजर्व में रखना पड़ता है और उसका नाम है एनडीटीएल। अब इसे ये एनडीटीएल क्या है, ये एनडीटीएल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बस इसको यहां पे याद रखना ताकि आप लिंक कर सको कि ये होता क्या है। फिर भी मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। अब थोड़ा सा देख लें कि मैंने आपको ये बताया कंपनीज एक्ट 2013 है ना, तो कंपनीज एक्ट 2013 क्यों है, अब उसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्यों लगेगा, क्योंकि ये तो बैंक्स है, तो बैंक के बारे में देख लें। देखो क्या लिखा है, सबसे पहली बात तो बैंकिंग क्या है, बैंकिंग मींस द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो बैंक काम क्या करता है, बैंक तो एक तो काम करेगा किसको, पब्लिक को देगा जो नीडी पर्सन है, और दूसरा क्या काम करेगा, इन्वेस्टमेंट का काम करेगा, लाइक गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लिए, कहीं किसी और कंपनी में पैसा लगा दिया, कहीं कैपिटल मार्केट में पैसा लगा दिया, तो वो काम क्या कर रहा है, वो पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करेगा। तो क्या क्या कर सकता है, एक तो लोन देगा और दूसरा क्या करेगा, लैंड करेगा, और दूसरा क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। तो क्या लिखे, बैंकिंग मींस द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। जो पब्लिक से लिया था पैसा उसे क्या करेगा, दूसरी पब्लिक को पैसा देगा या फिर इन्वेस्टमेंट करेगा। रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक्स, ड्राफ्ट और ऑर्डर। तो जब ऐसे कुछ अमाउंट भी होंगे जो आप डिमांड करेंगे, जैसे सेविंग अकाउंट है आपका, तो सेविंग अकाउंट में ऐसा पैसा होता है जब भी आप डिमांड करोगे बैंक को वो देना पड़ेगा। चेक काट दिया, ड्राफ्ट काट दिया, इस वक्त ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे के सारे बैंक के कुछ ऑप्शंस हैं जहां से आप पैसे को निकाल सकते हो। तो बैंकिंग कुल मिला के क्या है, बैंकिंग एक ऐसी जगह है, बैंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है। देखो आईएनजी मैंने आपको ना पेपर 1 जब कराया तो उसको मैं आईएनजी भी बताया था। आईएनजी जहां लग गया इसका मतलब वो एक प्रोसेस है। तो बैंकिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहां पे एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को, ठीक है, और लैंड करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, ठीक है। तो पब्लिक से पैसा लेके पब्लिक को पैसा देते हैं। क्लियर? अब बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग क्या है, बैंकिंग ना एक कंपनी है, बैंकिंग एक कंपनी है जो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट
13 के अकॉर्डिंग काम कर रही है, लेकिन बैंकिंग के ऊपर एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी लग रहा है। तो आरबीआई ने कहा है कि जी आप बेशक कंपनी हो, लेकिन अगर आप इस तरह का कोई काम करते हो कि लोगों से पैसा लेके लोगों को पैसा देते हो, तो आप एक तरह के बैंक हो और आप पे क्या लगेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगेगा। तो बैंकिंग कंपनी देख लेते हैं। बैंकिंग कंपनी मींस एनी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, एनी कंपनी विच इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और कैरीज ऑन एनी ट्रेड एंड विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, जो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है डिपॉजिट्स को ऑफ मनी फ्रॉम किससे, पब्लिक से, मियरली, सिर्फ और सिर्फ, मियरली का मतलब होता है सिर्फ, सिर्फ सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग, किसके लिए, फाइनेंसिंग के लिए, इट्स बिजनेस एज सच मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर शैल नॉट बी डीम्ड टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विद इन द मीनिंग ऑफ दिस क्लोज। तो कुल मिला के अगर हम पूरे पैरे की बात करें तो कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी बिल्डिंग, जो कोई भी ऐसी कंपनी जो किस तरह काम कर रही है, फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रही है, कि पब्लिक से पैसा लेके पब्लिक को पैसा दे रही है, उसे क्या कहेंगे, बैंकिंग कंपनी कहेंगे या बैंक कहेंगे। यूज ऑफ वर्ड्स बैंक हो गया, बैंकर हो गया, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग कंपनी हो गया, इस तरह के वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो जनरली आपको बैंक वर्ड देखने को ही मिलेगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये इस तरह के आपको वर्ड्स देखने, सिर्फ बैंक ही देखने को मिलेगा जनरली, बाकी कोई और इतने खास है नहीं। नो कंपनी अदर देन ए बैंकिंग कंपनी शेल यूज, इसके इनके अलावा, बैंक के अलावा कोई और कंपनी इस तरह के वर्ड्स का यूज नहीं कर सकती है। एनी ऑफ द वर्ड्स बैंक, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग एंड नो कंपनी शेल कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया अनलेस इट यूजेस ए पार्ट ऑफ इट्स नेम। तो कुल मिला के बात यह है, जो भी बैंक होगा वो इस तरह के वर्ड्स का यूज करेगा, और कोई भी कंपनी या ऐसी नहीं है जो बैंकिंग का काम तो कर रही है, लेकिन बैंक या बैंकर या बैंकिंग कंपनी ऐसे कोई वर्ड्स का यूज नहीं कर रही है। क्लियर है। फिर है कोई भी फर्म, नो फर्म, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शेल फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस यूज एज पार्ट ऑफ इट्स और हिज नेम एनी ऑफ द वर्ड्स बैंक, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी। तो कोई भी पर्सन हो गया, कोई इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप है, कोई फर्म है, वो इस तरह का काम नहीं कर सकती है, वो इस तरह से बैंकिंग का जो बैंक है, बैंकिंग है या बैंकिंग कंपनी वर्ड्स हैं, इनका यूज करके इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकती है, जब तक उनके ऊपर, जब तक वो रेगुलेशन एक्ट के अंडर नहीं आ जाते हैं, उनको परमिशन नहीं मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं एनडीटीएल। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ एनडीटीएल होता है। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, तो इट मींस लायबिलिटी व्हिच मस्ट बी मेट ऑन डिमांड। मेट ऑन डिमांड मतलब, मेट ऑन डिमांड, जब मांगा तब पैसा देना पड़ेगा बैंक को। आप सेविंग अकाउंट है आपका, आप गए जी हमको चाहिए हमारे सेविंग अकाउंट से 2 लाख रुपए हमारे अकाउंट में पड़े हैं, 5 लाख रुपए हमें इमीडिएटली 2 लाख दो, तो बैंक को देना पड़ेगा। ऑन डिमांड है, जब भी जैसे ही आपने डिमांड करा वैसे ही दे देंगे। एंड टाइम लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी मतलब कोई आपने एफडी करवाई है, कोई आरडी करवाई है, उसके बाद आपको मिल जाएगा। ओके, तो क्या कहता है, मींस लायबिलिटी विच कैन नॉट बी डिमांड लायबिलिटी। तो टाइम लायबिलिटी में क्या है, मींस लायबिलिटी विच आर नॉट डिमांड लायबिलिटी, जैसे कि एफडी हो गई, आरडी हो गई, ये फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। मान लो आपने 5 साल के लिए करवा दी, तो 5 साल के बाद ही आपको मिलेगा। अगर बीच में आप चाहते हो इसको तुड़वाना, इस एफडी को खत्म करवाना, तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, आपको प्रिंसिपल अमाउंट ही मिलेगा और कुछ फाइन भी लगेगा। फिर कहते हैं as the name suggests there are 3 broad concept components to NDTL। एक तो है नेट लायबिलिटी और दूसरा है टाइम लायबिलिटी। तो नेट लायबिलिटी में क्या आएगा, कासा, कासा होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और टाइम लायबिलिटी में एफडी या फिर आरडी आती है। तो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट किसमें आएगा, डिमांड लायबिलिटी में, और टाइम लायबिलिटी में एफडी या आरडी आएगी। ओके, द टर्म बैंक इज बीइंग यूज्ड सिंस लॉन्ग टर्म बट देयर इज नो क्लियर, क्या है, कोई भी ऐसा नो क्लियर कंसेप्शन, कोई क्लियर कंसेप्शन नहीं है रिगार्डिंग इट्स बिगिनिंग। शुरुआत में, शुरुआत के दिनों की बात कर रहे हैं, आत्माराम तुकाराम की तरह हमारे जमाने की बात कर रहे हैं कि जब शुरू हुआ था उस वक्त ये कोई भी कंसेप्ट इस तरह का क्लियर नहीं था। लेकिन ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड बैंक, सॉरी वर्ल्ड नहीं, वर्ड है, वर्ल्ड बैंक बिलोंग्स टू द वर्ड कैसे, बैंक्वर से, जो ग्रीक वर्ड है बैंक्वी से, बैंक्वी। बोथ दीज वर्ड्स रेफर टू द सेम काइंड ऑफ बैंकिंग। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, कासा डी सैन जेर्जियो, ये फर्स्ट बैंक था पूरे वर्ल्ड का जो 1148 में बना था। द फर्स्ट पब्लिक बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ वेनिस। तो कासा डी सैन जेर्जियो ये क्या था,
ये एक प्राइवेट बैंक था, या ये कह लो ये एक सिंपल बैंक था, जो फर्स्ट बैंक था पूरे वर्ल्ड का, 1148 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। और जो सबसे पहला पब्लिक बैंक बना था वो कौन सा था, जो गवर्नमेंट चलाती है, पब्लिक बैंक मतलब जो गवर्नमेंट चलाती है, उसका नाम था बैंक ऑफ वेनिस। ये पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है, ये आया था 1157 में। इन सिंपल वर्ड्स, bank refers to an institution that deals in money. The institution accepts deposit from the people and give loans to those who are in needed. तो हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं। Besides dealing in money, banks these days perform various other functions such as credit creation, एजेंसी जॉब, जनरल सर्विस एटसेट्रा। तो हम ये सर्विसेज पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो बैंक प्रोवाइड कराता है। Bank therefore is such an institution which accept deposit from public, give loan, create credit and undertakes agency work। तो इस तरह काम करता है। बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है which deals with deposit and advance and other related services। तो किस किस में डील करता है, डिपॉजिट करने में, एडवांस देने में और अदर रिलेटेड सर्विसेज, मतलब कि जैसे कि आपको लोकल सर्विस प्रोवाइड करा दी या लोन दे दिया, इंश्योरेंस प्रोवाइड करा दिया, तो इस तरह की चीजें भी यहाँ पर आएंगी। इट रिसीव्स मनी फ्रॉम दोज who wants to save in the form of deposits and it lends money to those who needs it। तो जिनके पास पैसा ज्यादा है, जो ज्यादा अमीर है, वो पैसा देंगे बैंक को, और जो बेचारे जिनके पास पैसा नहीं है वो जाके पैसा लेंगे बैंक से। क्लियर? ओके। अब देखो हमने सब कुछ ये पढ़ा, अब है क्या सिस्टम, एक बार थोड़ा सा देख लो। लास्ट में मैंने आपको बताया भी ये सारा कि चल क्या रहा है, ब्लैक यूज करते हैं। देखो मैंने बताया कि एक सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक को क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक बोले तो आरबीआई, सेंट्रल बैंक बोले तो आरबीआई। ओके, तो बैंकिंग स्ट्रक्चर में दो तरह के हैं, एक तो है सेंट्रल बैंक, एक दूसरा है कॉमर्शियल बैंक, दूसरा है कॉमर्शियल बैंक। अब इन दोनों का काम क्या होता है, ये तो करता है क्रेडिट को कंट्रोल। मान लो कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है ना। एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन, है ना, जो जिसे कहते हैं मंदी, कम ही हो जाना, बहुत ज्यादा सस्ती चीजें हो जाना। तो ये दोनों चीजें देश के लिए, ये दोनों चीजें कंट्री के लिए खतरनाक होती हैं। तो इन ना तो ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़े ना ज्यादा डिफ्लेशन बढ़े, इन दोनों को कंट्रोल करने का काम किसका है, हमारे आरबीआई का। क्लियर? और क्रेडिट को क्रिएट करना मतलब लोगों तक पैसा पहुंचाना, जिन लोगों के पास पड़ा है पैसा, उन लोगों से पैसा लेके दूसरे लोगों तक पहुंचाना, ताकि जो करेंसी है उसका सर्कुलेशन अच्छे से बना रहे, मनी फ्लो अच्छे से होते रहे पूरे कंट्री में। ओके, तो क्रेडिट क्रिएट करने का काम किसका है, कमर्शियल बैंक्स का, जिसमें कौन कौन आ जाएगा, एसबीआई है, या एसबीआई छोड़ो, ये लिखते हैं सीधा, पब्लिक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, फॉरेन बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, उसके बाद कमर्शियल बैंक तो इसमें आई जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और मान लो आरआरबीज वगैरह हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे बैंक्स क्या हैं, ये सारे के सारे बैंक्स क्या काम करते हैं, क्रेडिट को क्रिएट करने का काम करते हैं। इसके अगर अलावा इसके अगेंस्ट में देखें तो आरबीआई क्या काम करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, अब इसमें दो चीजें और लिखी हैं, एक सेकंड रुकिएगा। दो चीजें क्या लिखे देखो, एक तो इसके नीचे लिखा है आरबीआई के नीचे लिखा है 1934, कौन सा, आरबीआई एक्ट 1934। तो मैंने पहले ही बताया आरबीआई के ऊपर एक्ट कौन सा लगेगा, आरबीआई एक्ट 1934, और बैंक्स के ऊपर कौन सा लगेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सर ये क्या लिखा है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, इसके बारे में सुनो। एक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलाती हैं, जो आपस में मिलकर ही एक बैंक बनाती हैं, अपना ही पैसा डालती हैं, अपने ही लोगों को पैसा देती हैं, इसके अलावा बाहर नहीं जाते ये, ठीक है। तो ये शुरुआत में ना बड़े चौड़े हुए, ये कहते हैं हम नहीं मानते भाई, यहां आपने लिखा है बैंकिंग कंपनीज एक्ट, और हम कंपनी ना होके हम क्या है, सोसाइटी है, क्या है, सोसाइटी है। तो इनको आरबीआई को खटक की बात, कहते हैं हमसे मतलब बाप के सामने चौड़े हो रहे हो, ऐसा बोला है ना। तो उन्होंने कहा कि जब बाप के सामने बचौड़े हो, तुम बाप के सामने बकवास मत करो, अब एक काम करो, लो इस एक्ट का नाम चेंज करके हम क्या रख दे रहे हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रख दे रहे हैं। और अब आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आप बेशक चाहे हो सोसाइटी चाहे हो कंपनी, अब आपके ऊपर भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगेगा। क्लियर इतनी चीज? चलिए जी, तो आज हमने क्या कुछ किया, एक बार जल्दी से झलक मार लेते हैं। एक तो सिलेबस डिस्कस किया, सिलेबस के बाद कुछ देखा कि ये बैंकिंग बैंक क्या है, बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या है,
बैंकिंग स्ट्रक्चर का मतलब है लोगों से पैसा लेना और लोगों को पैसा देना। किन लोगों से? जिसके पास एक्सेस में पैसा पड़ा है, उन लोगों से पैसा लेके उन लोगों को पैसा देना जो नीडी है। और हम ये करता, ये सब कुछ करते क्या है? ये तीनों चीजें, ठीक, जो तीनों चीजें हैं, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर, या कह लीजिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्शियरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए, कुल मिला के कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं। फिर हमारे पास तीन तरह के हमने बैंक देखे हैं। एक तो है आरबीआई, जो सबका बाप है। आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक है, इस पे आरबीआई एक्ट 1934 लगता है। और उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स हैं, जिसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1947 लगता है, और साथ साथ कंपनीज एक्ट 2013 भी लगता है। उसके अलावा कुछ नए बैंक्स भी, जिनका नाम है पेमेंट बैंक। एयरटेल बैंक हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, इस तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं जिन्हें ये दर्जा दिया गया है। फिर हमने बात करी इसमें एनडीटीएल की, तो एनडीटीएल के भी कुछ देख लिया कि एनडीटीएल क्या है, या बैंकिंग हमने पहले देखा कि बैंकिंग क्या है। बैंकिंग हमने देख लिया, समझ लिया कि बैंकिंग एक्सेप्टेंस है, और उसके बाद वो लेंडिंग भी करता है और इन्वेस्टमेंट भी करता है। और इसमें बैंक, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी वर्ड्स को यूज किया जाता है। फिर देखा एनडीटीएल, एनडीटीएल है नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी या टाइम लायबिलिटी। तो जब डिमांड पे आप करते हो तो उसमें आती है आपके पास कासा। कासा बोले तो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट से पैसा भी आप कभी भी डिमांड करके निकाल सकते हो, और सेविंग अकाउंट से भी कभी भी डिमांड आप करके पैसे को निकाल सकते हो। और टर्म लायबिलिटी या टाइम लायबिलिटी में एफडी आरडी आता है, जो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए पैसा बैंक अपने पास रखता है और उस पर आपको हाई इंटरेस्ट देता है एज कंपेरिजन टू सेविंग अकाउंट। और फर्स्ट बैंक वर्ल्ड का कौन सा है? कासा डी सैन जॉर्जियो, जो 1148 में आया। और उसके अलावा पब्लिक बैंक जो आया वो था बैंक ऑफ वेनिंग्स 1157। ठीक है जी, फिर हमने ये थोड़ी सी चीज देख ली थी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मुझे लगता है बहुत है। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन अच्छे से हो गई है हमारी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी लगी, जैसी भी लगी, प्लीज बताना। अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी करके जाना, नहीं अच्छी लगी वीडियो को डिसलाइक करो, नो प्रॉब्लम। कुछ सजेशन है तो सजेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। जो अपना टेलीग्राम का ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लेना, और अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।